गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? जय हिंद सभी को। आज हमारा लास्ट लेक्चर है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके बाद इंडियन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक डेढ़ हफ्ता और चलेगा इंडियन ज्योग्राफी। देन उसके बाद अपनी ज्योग्राफी सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन को हिस्ट्री उठाना है, इकोनॉमी उठाना है, पॉलिटी उठाना है, क्या उठाना है वो देखते हैं। चलो, तो आज बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, वेदर सिस्टम की। वेदर सिस्टम में मेनली हमने रेनफॉल वगैरह पढ़ लिया था, जो कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह सारे देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर का डिफरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा है, और हम पढ़ेंगे अपने साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन्स पढ़ने वाले हैं, प्रेशर का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, हवाएं हमारी कैसी चलती हैं वो देखने वाले हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉरियोलिस फोर्स, ये क्या फिनोमेना है? ये है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है मतलब घूर्णन करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसकी वजह से जनरेट होता है कोरियोलिस फोर्स। अर्थ जब घूमी, ऐसी करके घूमी, तो आसपास की चीजों को भी तो मूव करेगी। मास वाली मूवी देखी है, मम मास? वो क्या, पैर से जब तूफान लाता है तो आसपास की मिट्टी उठने लगती है। सेम सेम फिनोमेना यहाँ काम करता है कोरियोलिस फोर्स में। मान लो आप यहाँ मेले में गए हो, ये एग्जांपल मैंने पिछली बार भी दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब मैं समझा रहा था। मेले में गए हो आप, एक घोड़े वाली ये जो कार्ट होती है ना, उस पे बैठे हो। यहाँ पे आप बैठे हो, जाइंट व्हील नहीं है ये, ठीक है? जाइंट व्हील नहीं है ये, वो वाला झूला है जहाँ पे सेंटर में एक भैया होते हैं, और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बच्चे बैठे होंगे आपके, और वो हाथ से घुमाएंगे। तो इसको जो आप बाहर की तरफ एक फोर्स को फील कर रहे होगे, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसके घूमने की वजह से, यहाँ पे जो आसपास आपकी चीजें भी घूमेंगी, और यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो भी घूमेगी उसके घूमने की वजह से। ठीक है, आपको भी एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि आपको डिफ्लेक्ट करेगा। किसको? विंड की स्पीड को। ठीक है, विंड की स्पीड को। और डिफ्लेक्ट करता है कॉरियोलिस फोर्स किसको? करंट्स को। करंट्स कौन से? इलेक्ट्रॉनिक करंट्स नहीं, ओशनिक करंट्स। ओशन के जो करंट्स होते हैं, ठीक है, इनको डिफ्लेक्ट करता है कौन? कोरियोलिस फोर्स। समझ गए? अब ये करता क्या है, ये डिफ्लेक्ट कैसे करता है? ये सारी चीजों को, चाहे वो ओशन के करंट्स हो, ओशन के करंट्स हो, चाहे विंड हो, ये नदन हेमिस्फेयर में चीजों को घुमा देता है राइट की तरफ। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में चीजों को घुमा देता है लेफ्ट की तरफ। चाहे आपकी विंड हो, चाहे आपके ओशनिक करंट्स हो। करंट्स भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, विंड भी पढ़ेंगे। इतनी बात समझ गए? इक्वेटर पर, इक्वेटर पर आपका जो कोरियोलिस फोर्स होगा ना, वो 0 होगा, और पोल्स पर मैक्सिमम होगा। ठीक, अब जब आप यहाँ झूला झूलते हो, तो मान लो यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है, तो उसको उतना फोर्स फील नहीं होगा जितना कि आपको मजा आ रहा होगा साइड में बैठने में, यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये जहां से जनरेट होता है एकदम बीच से, वहां पर 0 हो जाएगा, इक्वेटर पर, है ना, और पोल्स पर मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ गए? रिपीट करूं, कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फिनोमिना है जो कि अर्थ के रोटेशन से बनता है, और ये नदन हेमिस्फीयर में चीजों को डिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो विंड हो, चाहे ओशन करंट्स हो, चीजों को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये। ठीक, और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। इक्वेटर पर ये 0 होता है, पोल्स पर आपका मैक्सिमम होता है।
और यहाँ पर कुछ एक और पॉइंट आप लिख लेना। ये जो आपका कोरियोलिस फोर्स है ना, ये परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा। कैसे, ये लाइन आपको अभी बाद में समझ में आएगी, बस ये लाइन आप नोट करके चलिए। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस पूरे हमारे ऑल ओवर अर्थ पे प्रेशर का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोल देंगे। आगे आ जाओ, प्रेशर के डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। तो यार प्रेशर में दो तरह का डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो हवाएं हैं, जो हमारी हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ। नहीं पता? अभी समझ लो। अगर मैं आपके पीछे आग लगा दूं, ठीक, आप मान लो एक चेयर पर बैठे हो, आप एक चेयर पर बैठे हो और उसके नीचे में अगर मैं आग लगा दूं, आप उठ के जंप कर जाओगे ऊपर, भाग जाओगे वहां से, या बैठे रहोगे? नहीं ना। तो जब भी हमारी गर्मी होगी वहां पर चीजें रुकेंगी नहीं, राइज कर जाएंगी ऊपर की तरफ। जो भी हमारे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर सरफेस में होंगे, अगर यहाँ पर हमारी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा क्या? लो प्रेशर। क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पर, तो लो प्रेशर बना, प्रेशर डालने के लिए कोई बचा ही नहीं। जब ये पार्टिकल्स ऊपर गए तो यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर हमेशा कम होता है, डिक्रीज करता है। ये क्या बना दिया? डिक्रीज बनाओ भाई। डिक्रीज करेगा टेम्परेचर हाई ऑल्टीट्यूड में, ठीक। तो जब गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी हो जाएंगी ठंडी, ठंडी होने के साथ हो जाएंगी डेंस, भारी हो जाएंगी। गर्म हवाएं लाइट होती हैं तभी तो ऊपर उठेंगी और ऊपर जाकर डेंस हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी और वापस से नीचे की तरफ फॉल करेंगी, सिंक करेंगी और यहां पर सरफेस में बन जाएगा हाई प्रेशर। यही है हमारा वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोल लो, डिफरेंस बोल लो, ठीक है। समझ गए? इतना तो आप समझ गए। वर्टिकली ऐसी चीजें होती हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है जिसकी वजह से हम हवा को फील करते हैं? यहां पर बना हाई प्रेशर, यहां पर ऑलरेडी हाई प्रेशर था, यहां पर मैंने दे दी गर्मी, हो गया लो प्रेशर, ठीक। लो प्रेशर हो गया, हवा राइज करी, यहां पर बन गया एक और हाई प्रेशर और यहाँ पर है लो प्रेशर। तो हवा ऐसी आपकी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली और ये है आपकी वर्टिकली। आज राइटिंग मेरी क्यों नहीं सही आ रही? चलो ट्राई करूंगा अब अच्छे से। तो हवा जब आपकी ऊपर उठती है, इसको हम हवा का मूवमेंट नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे हवा आपकी राइज करी है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल, ये जो है ना हाई से लो की तरफ चली, हाई से लो की तरफ चली, ये है हवा का आपका मूवमेंट।
ठीक है। हवा जब भी आपकी मूव करेगी, हाई से लो की तरफ मूव करेगी, और अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है उसको हवा का मूवमेंट बोलेंगे, लेकिन अगर वर्टिकली मूव कर रही है उसको हवा का उठना बोलेंगे, राइज होना। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हम हवा को हॉरिजॉन्टली फील नहीं करते, हवा का वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो भी होता है। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमको डिक्रीज होता हुआ मिलता है, लेकिन हवा का प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ये देखो, ये आपको नहीं पता था क्या? हवा का प्रेशर भी डिक्रीज होगा जब हम वर्टिकल मूव करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ। ठीक है। और वो हमारा हवा का जो वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस होगा वो लार्जर होगा देन दैट ऑफ, देखो यहां लिख देता हूं, वर्टिकल वर्टिकली जो प्रेशर होगा हमारा डिफरेंस होगा वो मच लार्जर होगा देन दैट ऑफ हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर का डिफरेंस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर वर्टिकल प्रेशर का डिफरेंस मतलब हाई से लो की तरफ हवा मूव कर रही है, राइज कर रही है, वो ज्यादा है हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस की कंपैरिजन में, जो कि हवा मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो हम ऊपर क्यों नहीं उड़ जा रहे हैं? आया सवाल? क्योंकि उसको बैलेंस आउट कर देता है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको स्थिर रखता है जमीन के ऊपर। अब हवा आपकी घुस के कोर मेंटल में थोड़ी चली जाएगी, ट्रस्ट में। जैसे ही हवा सिंक करती है सरफेस पे तो हवा फैलती है और मूव करने लगती है हॉरिजॉन्टली, समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो, प्रेशर का जो डिक्रीज होता है ना जब हम वर्टिकली मूव करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, तो वो 1 मिलीबार का होता है हर 10 मीटर पे। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो संख्या मैंने आपको बताई है ये नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव करती रहेगी। ऑन एन एवरेज 1 मिलीबार का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा हर 10 मीटर पे। जब आप ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, समझ गए? ठीक है। ये बात आपके समझ में आई? रिपीट करूं? चलो, प्रेशर डिफरेंस दो तरह के होते हैं। अभी हम वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता था कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाई ऑल्टीट्यूड में जाने पर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया, अगर नहीं पता था तो समझ लो। अब मैं आपको एक नई बात बता देता हूं कि प्रेशर भी आपका डिक्रीज करेगा हाई ऑल्टीट्यूड में जाने पे, ऊपर जाने पे। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनता है, उसी को बोलते हैं। जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जहां भी जोन बनेगा, तो लो प्रेशर जहां भी बनेगा वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर से हवाएं जाएंगी लो प्रेशर के वैक्यूम को भरने। तो हमारी हवा मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकली भी होता है। लेकिन वर्टिकली जब हवा मूव करती है तो हम उसको हवा का राइज बोलते हैं, मूवमेंट नहीं बोलते। और हॉरिजॉन्टली जब हवा मूव करती है, जब आप घर के बाहर निकलते हो और हवा आपके मुंह पे पड़ती है, वो हॉरिजॉन्टल हवा है और वो हवा का मूवमेंट है। ठीक है। ये बात आपके समझ में आई? और वर्टिकली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऑलवेज मच लार्जर होगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। अब आप सोचोगे कि भैया तो फिर नीचे से ऊपर हवा हमको क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उसको बैलेंस आउट कर देता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और प्रेशर का जो डिक्रीज है वो हर 10 मीटर पे 1 मिलीबार का चेंज हमको देखने मिलता है। और ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, वेरी करती रहती है।
समझ गए प्रेशर का डिफरेंस? आ गया। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हॉरिजॉन्टल प्रेशर का डिफरेंस कैसा है। ठीक, अभी तक हमने समझा प्रेशर का डिफरेंस वर्टिकल कैसा है। अब हम बना देते हैं अपनी प्यारी प्यारी अर्थ को। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी ड्राइंग। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई साहब, यार मुझसे ड्राइंग क्यों नहीं हो रही? बन जा भाई, समझाना है। आ आ आ चल, इतना तो चल जाएगा यार, कम ऑन। हाँ, ओ भाई साहब, चलो छोड़ो। भाई मैं एक काम करता हूँ, आप लोग प्लीज इसको स्किप कर लेना यूट्यूब पे, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक रफ सा गोला बना देता हूँ। वो पहले ही बन जाते यार। चलो देखो, हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर का डिफरेंस, ठीक, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा है। आ जाओ। आपको पता है ये हमारी 20 से जाएगी लाइन, जो कि है इक्वेटर। यहां पर बनेगा लो प्रेशर। क्यों भैया? अरे भाई, सन आपका ज्यादातर जो सोलर रेडिएशन है इक्वेटर पर देता है ना, तो हीट की वजह से ही तो प्रेशर बनता है। इसीलिए जहां पर भी ज्यादा प्रेशर होगा वहां से हवा राइज कर जाएगी, और हीट ज्यादा पड़ेगी तो वहां बन जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, इक्वेटर पर आपका लो प्रेशर पड़ेगा, पोल्स पर आपका पड़ेगा हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हाई प्रेशर पड़ेगा आपका। ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 0 डिग्री इक्वेटर। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पर आपका लो प्रेशर बनता है क्योंकि आपका सोलर रेडिएशंस ज्यादा से ज्यादा पूरे साल भर इक्वेटर पर पड़ती हैं, और पोल्स पर आपके बहुत कम सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं, धूप नहीं निकलती, तो हाई प्रेशर बनता रहेगा, हवाएं ठंडी रहेंगी। ठीक है, अब ये जो 3 प्रेशर मैंने आपको बताया, प्रेशर बेल्ट्स, इनको हम बोल देते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर। क्यों थर्मली इंड्यूस्ड? क्यों थर्मल? मतलब हीट की वजह से, और हीट की वजह से क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे सन। बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, तो इसको बोल देंगे थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर। लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इसके अलावा और भी बेल्ट्स बनती हैं। कैसे? यहां पर बनेगा आपका हाई प्रेशर, यहां पर आपका बनेगा लो प्रेशर, यहां पर आपका बनेगा एक और बार हाई प्रेशर, यहां पर आपका बनेगा लो प्रेशर। ये कैसे क्रिएट हो गया? देखो, हवा क्या करती है, जब हवा यहां से एटमॉस्फेयर में जाती है, ऊपर उठती है, ठीक है, अब यहाँ लो प्रेशर है, देखो इक्वेटर पे, अब हवा यहां से जब ऊपर आएगी, एटमॉस्फेयर में आएगी, एटमॉस्फेयर में हाई अल्टीट्यूड में आके ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो सिंक करेगी नीचे की तरफ, जब सिंक करेगी नीचे की तरफ तो एकदम से सिंक होके धरती पे वापस गिरेगी, और जब वापस गिरेगी तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर बनेगी, और यहाँ पर बना देगी हाई प्रेशर। सेम फॉर्मूला यहाँ पे, अगर यहाँ पर हाई प्रेशर बना, यहाँ पर फिर से लो प्रेशर बनेगा। क्यों? यहाँ की हवाएं उठकर
यहाँ की हवाएं हाई प्रेशर में उठकर सरफेस पे चलेंगी, सरफेस पे चल के फ्रिक्शन यहाँ पर लगता रहेगा, फ्रिक्शन यहाँ पर लगता रहेगा तो एक बार फिर से यहाँ पर सरफेस में आएंगी, सरफेस में आके जैसे ही ठंडी होंगी तो गिरेंगी अपनी अर्थ की तरफ और बना देंगी यहाँ पर लो प्रेशर। समझ गए क्या? ठीक है। अब देखो, ये जो प्रेशर बेल्ट्स बनी है, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, ये है डायनेमिकली इंड्यूस्ड बोल देंगे हम इनको। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड क्यों है? क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से बनी है, सन की वजह से नहीं बनी, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट्स बन गई। अब यहाँ पर नामकरण कर दो, यहाँ पर इसको बोल देंगे हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये आ जाएगा अपना 20 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, समझे? ये आ जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ सब पोलर लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये पोल्स की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना है, और ये वाला हाई प्रेशर इक्वेटर के लो प्रेशर की वजह से बना है, इसलिए ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और ये सब पोलर लो प्रेशर है। ठीक है, यहां पर आपका बन जाएगा 23.5 डिग्री सेम सब ट्रॉपिकल लो, सॉरी हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और यहां पर बनेगा 66.5 डिग्री में सब पोलर लो प्रेशर। समझ गए? इतना समझे? ये हैं आपकी प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स अब मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं तो ध्यान से सुनिए जरा। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स, रुको दूसरे पेन से लिख देता हूं रिपीट करके ताकि आपको बराबर समझ में आए। देखो, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल प्रेशर बेल्ट हम पढ़ रहे हैं दो तरह की। एक तो है थर्मली इंड्यूस्ड। क्यों थर्मली क्यों है? क्योंकि सन की सन की सोलर रेडिएशंस की वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं वो हैं तीन, आपकी इक्वेटर पे और पोल्स पे, दोनों पोल्स पे, एक इक्वेटर दो पोल्स, बन गए आपकी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आपका हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड। वो जहां शेप मुझसे अच्छे से नहीं बन रहा था वो पार्ट स्किप कर लेना भैया। ठीक है, मुझसे मत बोलना कि भैया आपने वीडियो लंबा बना दिया, अरे स्किप करो। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बन गया कहाँ? जो कि आपकी सब ट्रॉपिकल, एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर दोनों जगह, नॉर्थ एंड साउथ, और क्या, और बना सब पोलर लो प्रेशर दोनों जगह, नॉर्थ एंड साउथ। समझ गए? थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर समझ गए, तीन जगह होता है, इक्वेटर्स पे और दोनों पोल्स पे। क्यों? क्योंकि सन की वजह से बनता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है? आपके चार जगह बनेगा, ये सब पोलर लो दोनों जगह और सब ट्रॉपिकल हाई दोनों जगह। ठीक है, ये आपके डायनेमिकली इंड्यूस्ड हो गए क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ूं? आ जाओ। विंड्स देखो, टाइप्स ऑफ विंड्स क्या होती हैं? दो तरह की टाइप्स होती हैं विंड्स की। एक तो आपका हो जाएगा ट्रेड विंड्स, दूसरा हो जाएगा लोकल विंड्स। यार तुम लोगों को नहीं लगता मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था? ठीक है, ट्रेड विंड्स लोकल विंड्स।
लोकल विंड्स हमारा बहुत छोटा टॉपिक है, ट्रेड विंड्स को हम पढ़ लेते हैं। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एल एल, ठीक है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दो तरह की ट्रेड विंड्स होती हैं। चलती कैसे हैं, अभी मैंने आपको बताया। अगर कहीं पर हाई प्रेशर है, यहां पर है लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर बना, हवा राइज कर गई, ऊपर उड़ गई, ठीक है, इसलिए यहां पर लो प्रेशर बना। यहां पर हवा सिंक करी है, इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। यहां पर आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसी वैक्यूम को भरने के लिए हवाएं आपकी हाई से लो की तरफ मूव करने लगेंगी। इसी को हम बोलते हैं हवा का मूवमेंट। और ये जो लो से हाई की तरफ हवा जा रही है, इसको हम बोलते हैं हवा का राइज होना, मूवमेंट नहीं, ठीक है बच्चे। इसे ही हम दो तरह में डिवाइड कर देंगे, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, मतलब ट्रेड विंड्स और लोकल विंड्स। अब ट्रेड विंड्स को आगे हम पढ़ते हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। जो वेस्ट की तरफ से चले वेस्टर्लीज, जो ईस्ट की तरफ से चले ईस्टर्लीज। हवा के ओरिजिन से डिपेंड करता है कि आपकी हवा का नाम क्या पड़ेगा, ठीक है। आओ एक और बार मुझे अपने कंधों पर भार उठाते हुए यहाँ पर आपका सर्कल बनाना है। पहले ही आपको चेतावनी दे देता हूँ। अरे वाह यार वाह, ये देखो बहुत बढ़िया। चलो अब हम समझते हैं आपकी हवा का जो चलना है वो कैसे पॉसिबल होता है। आ जाओ, ये है हमारी इक्वेटर, बन गया लो प्रेशर 0 डिग्री। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब पोलर लो प्रेशर, और ये है आपका हाई प्रेशर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ हाई प्रेशर। इधर आ जाओ, हाई प्रेशर लगा दो, इधर आ जाओ, लो प्रेशर लगा दो। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो, हवा जो है ना, वो मैंने आपको बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल देगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई से लो, 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 यहां पर भी हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो चल दो भाई, हाई से लो चल दो, हाई से लो चल दो, ठीक है, हाई से लो चल दो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि भैया मैंने हाई से उठा दी हवा और लो पे चला दी। मैंने आपको बताया कि कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स नाम की एक शक्ति है जो कि हवा में गड़बड़ी पैदा कर देगी और डिफ्लेक्ट कर देगी। ये है आपका इक्वेटर, ठीक। मैंने आपको बोला इसके ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स में समझाया कि वो विंड हो या ओशनिक करेंट्स हो, कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है राइट की तरफ। क्या? जी हाँ, राइट की तरफ। राइट की तरफ मूव हो जाओ। कैसे? ऐसे, राइट, समझे? राइट, राइट। भैया उल्टा क्यों बना रहे हो? अरे इस एरो का वो देखो ना भाई, राइट, राइट, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, 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 इसका लेफ्ट, हाँ इधर, लेफ्ट, लेफ्ट, जिस साइड एरो का डायरेक्शन रहेगा उसका लेफ्ट, समझे लल्लू लाल?
तो हवा ऐसी डिफ्लेक्ट करेगी। इस तरह की कुछ आपकी हवाएं चलती हैं। अब ये जो है ये वाली हवा देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, ये हो जाएगी हमारी वेस्टर्लीज, ठीक है। और स्पेसिफिकली देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्लीज भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये है हमारी ईस्टर्लीज, अरे ईस्टर्लीज ठीक है, वैसे ईस्ट की तरफ चल रही है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उल्टा कह दिया है, सॉरी। ये है अरे समझ जाओ, उल्टा बोल दिया है, अब उसमें इतना क्या। वैसे इसकी तरफ चल रही हैं वेस्टर्लीज, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं, ये हो जाएंगी आपकी क्या, ईस्टर्लीज, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, समझ गए। और यहां भी आपकी चल जाएगी क्या, ईस्टर्लीज। यहां पर भी आपकी चल जाएगी वेस्टर्लीज, यहां पर फिर से ईस्टर्लीज, ठीक है। और यहां पर वेस्टर्लीज। ये है आपकी ट्रेड विंड का रूट, ट्रेड विंड कैसे बहती है, समझ गए, कंफ्यूज कहीं पर? चल आगे बताओ। देखो मैंने आपको समझाया कि विंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि मेरे गलत लिखने पर। अभी आपको जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान से सुन लो। मैंने आपको बोला हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आपकी मूव करेगी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने अपना डायग्राम बनाया। लेकिन कॉरियोलिस फोर्स जो होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चीजों को घुमा देता है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए हवा हमारी सीधी सीधी नहीं बहती, रिफ्लेक्ट करते हुए बहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा हमारी वेस्ट की तरफ बहती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है उसको हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज, और वेस्ट की तरफ बह रही है तो वेस्टर्लीज, और ईस्ट की तरफ बह रही है ऊपर सब पोलर जोन में तो ईस्टर्लीज। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में ये प्रक्रिया आपकी कंटिन्यू होती रहती है। ऐसे आपकी हवाएं चलती हैं। और यहाँ पर कुछ छूटा क्या? नहीं। इसको हम प्यार से बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अभी आप जब आगे देखो, ये देखोगे ना जब आप डायग्राम विंड्स का, तब आप समझोगे, ठीक है। ये है आपकी बीच में चल रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ पर आपका बन गया प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई। यहाँ पर आपकी चल गई वेस्टर्लीज इसके ऊपर, यहाँ पर पोलर हाई में आपकी चल गई क्या, फिर से वेस्टर्लीज, सॉरी ईस्टर्लीज। आईटीसीजेड छोड़ो, अभी नीचे देखो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चली, ऊपर नॉर्थ ईस्ट बोल रहे थे तो ये साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से चल रही है, ये इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल आपका हाई प्रेशर जोन बना, नीचे आपकी चल गई वेस्टर्लीज। यहाँ पर समझे क्या? अब यहाँ देखो, ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो सेल बन रहा है ये मोटा क्यों है और यहाँ पर सेल पतला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका लो प्रेशर बना तो हवा आपकी ज्यादा ऊपर एटमॉस्फेयर में रेज करेगी, ज्यादा ऊपर तक जाएगी। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो आपकी हवा ऊपर नहीं जाएगी और पहले ही ठंडी हो जाएगी और नीचे
सिंक कर जाएगी, और जैसे ही सिंक करेगी लो प्रेशर में आके यहाँ की हवा ऊपर तक जाएगी, समझे? इसलिए इक्वेटर पर आपका जो सेल होता है वो बड़े-बड़े बनते हैं, और इन्हीं को हम बोल देते हैं हेडले सेल। हेडले सेल, ठीक है? हेडले आपके यहाँ पर बनेंगे, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे। और जहां पर आपकी वेस्टर्लीज चलेगी, यहाँ पर बनेगा आपका पोल्स तक क्या, फेरल सेल। फेरल, ये देखो फेरल सेल, और इसी के ऊपर आपका बन जाएगा पोलर सेल, ये। तो 3 तरह के सेल्स आपके होते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। हेडले सेल क्या होते हैं? जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे बनते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई तक। उसके ऊपर आपके पोलर हाई तक क्या बनेंगे? फेरल सेल, इक्वेटर के ऊपर नीचे। और पोल्स पर आपके बनेंगे पोलर सेल, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये बात आप समझे। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई, और ये आपकी हो गई क्या, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, आगे आ जाओ। ITCZ क्या होता है? देखो, ये जो हवाएं हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा चली, अब कोई हवा यहाँ से यूं जा रही है और कोई हवा यहाँ से यूं आ रही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जहां पर ये दोनों हवाओं का मिलन होगा। इसी मिलन को हम बोल देंगे ITCZ जोन, और इसी प्रेशर बेल्ट को हम बोलते हैं डोल्ड्रम का रीजन, या फिर रीजन ऑफ काम भी बोल देते हैं। डोल्ड्रम भी इसी को बोलते हैं, ITCZ जोन भी इसी को बोलते हैं, जहां पर नीचे की हवा और ऊपर की हवा बीच में इक्वेटर के आसपास आके मिलती है, उसी को ITCZ या क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, कन्वर्जन, है ना, जोन्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल देंगे। कन्वर्जन जोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हवा का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जेंस, हवा मिल रही है यहाँ पे, ठीक। इसे ही हम डोल्ड्रम का रीजन बोल देते हैं। अच्छा, ये फिक्स नहीं होता। देखो, जैसे कि ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब आपको पता है समर्स के टाइम पे क्या होगा, सन आपका मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो आपका जो लो प्रेशर एरिया इक्वेटर पर बन रहा था, अब आपका ऊपर बनेगा। अब आपका ऊपर बनेगा लो प्रेशर एरिया, और ITCZ आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी जो हवाएं यहाँ से आ रही थी वो यहाँ आ जाएंगी, और जो हवाएं यहाँ से जा रही थी वो यहाँ आ जाएंगी। जो चीज यहाँ बन रही थी वो यहाँ हो जाएगी, यानी ITCZ का जो जोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स में कहाँ मूव करेगा, बताओ, कमेंट में बताओ, बताओ बताओ। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ मूव करेगा? ये समर्स की बात हो गई। विंटर्स में देख लो क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। भाई आपका सन ऊपर चला गया, तो ITCZ का जोन भी तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका अपवर्ड मूव हो गया, और सदर्न हेमिस्फीयर की चीजें भी अपवर्ड चली गई, ठीक है। विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में सन आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाएगा, जो सन है, जो सूरज दादा है हमारे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो चीजें ऊपर हो रही थी वो अब यहाँ होंगी, समझ गए? इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर की चीजें डाउनवर्ड शिफ्ट होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी डाउनवर्ड शिफ्ट होंगी।
ये समझे। एक चीज और समझो, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आपकी वो लाइंस होती हैं जो कनेक्ट करती है ऐसे प्लेसेस को जो इक्वल प्रेशर को झेलते हैं। मतलब लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। मतलब सबसे पहले तो आप टर्म समझो। आइसो का मतलब होता है एक सा, और बार्स का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है। कभी कभी आपको सुनने में मिलेगा, आपको दो तीन वर्ड यहाँ सिखा दूं। आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन का मतलब होगा सेम जगह पर आपकी सैलिनिटी कहाँ कहाँ पर सेम है वो। आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होगा सेम कहाँ कहाँ है आपका टेम्परेचर। ठीक है। इसी तरह आइसोबार्स का मतलब होगा कहाँ पर आपका सेम है प्रेशर। ठीक। तो अर्थ पे ऐसी लाइनें देखो, हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही एकदम सीधी लाइन नहीं होती, लेकिन हाँ, ऐसे ऊपर नीचे होती है। लेकिन हम कोई पॉइंट यहाँ पर अगर आपका सेम प्रेशर है, उसी यहीं पर आपका सेम प्रेशर है, वैसा ही सेम यहाँ पर है, तो हम ऐसी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इसे हम बोल देंगे आइसोबार्स। इसको हम देखते हैं ऐसे। कैसे? जनवरी में यानी विंटर के समय, और हमारा जुलाई में। अब मेरे को बताओ, प्रेशर बेल्ट जो है आपकी, आइसोबार की जो प्रेशर बेल्ट है, वो जनवरी में आपका पड़ रहा होगा विंटर। तो नदर्न हेमिस्फेयर में किस तरफ मूव कर जाएगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरफ मूव करेगी? बताओ। भाई जनवरी में आपका विंटर पड़ेगा, तो मैंने बोला कि सन आपका नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो ITCZ वाले सारे जोन आपके नीचे चले जाएंगे। यहाँ बन जाएगा आपका लो प्रेशर, और नॉर्थवर्ड जो चीजें बन रही थी प्रेशर बेल्ट, वो आपका साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पर बनने लगेगा। है ना, ये इक्वेटर थी, तो यहाँ की जो क्वालिटीज थी, लो प्रेशर बन रहा था, नीचे की तरफ हो जाएगा। लो प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो नदर्न हेमिस्फेयर में साउथवर्ड शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट, और सदर्न हेमिस्फेयर में उल्टा हो जाएगा इसका, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जुलाई में आप एक्सट्रीम उल्टा केस ले लेना। जुलाई में आपका नदर्न हेमिस्फेयर में ऊपर चला जाएगा, है ना, सन ऊपर चला जाएगा, तो नदर्न हेमिस्फेयर की चीजें शिफ्ट हो जाएंगी नॉर्थ, और सदर्न हेमिस्फेयर की शिफ्ट हो जाएंगी आपकी क्या बोला मैंने, साउथ की तरफ। समझ गए? अब एक चीज होती है क्लोजली। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। देखो, लार्ज प्रेशर जब चेंज होता है ना ओवर अ स्मॉल एरिया, मतलब कि यहां पर एक प्रेशर है। ठीक, यहां पर एक प्रेशर है, इसकी थोड़ी दूर पे दूसरा प्रेशर है, इसकी थोड़ी दूर पे तीसरा प्रेशर है, यहाँ पर चौथा प्रेशर है, यहाँ पर पांचवा प्रेशर है। इन सब के प्रेशर मतलब जो आइसोबार्स हैं अलग अलग, मतलब प्रेशर सेम नहीं है। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो मतलब कहीं पर हाई प्रेशर बन रहा होगा, कहीं पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर बनेगा, कहीं पर फिर से हाई प्रेशर बनेगा, कहीं पर फिर से लो प्रेशर बनेगा। तो आपकी हवा क्या होगी, हवा यहाँ मूव करेगी, फिर यहाँ मूव करेगी, फिर वहां मूव करेगी, फिर यहाँ मूव करेगी। मतलब कि क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स, मतलब कि ऐसे आइसोबार्स जहां पर पास पास क्लोजली स्पेस जगह पर अलग अलग प्रेशर का मेजर होता है, मतलब सेम प्रेशर नहीं है छोटी सी जगह में।
सेम प्रेशर नहीं, अलग अलग प्रेशर है, तो वहां पर हवा का डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से और यहाँ वहां होता है, मतलब एक डायरेक्शन में हवा नहीं बहती, हर डायरेक्शन में हवा बहती है और अलग अलग हवा की स्पीड भी होती है। ठीक, ये बात आप समझ गए। और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, स्पीड जो होगी हवा की तेज होगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी। छोटी सी जगह में लार्ज आपका वो नहीं चाहिए जगह, छोटी सी जगह चाहिए, लेकिन आइसोबार्स आपकी अलग अलग चाहिए। आइसोबार के बारे में ये बात समझ गए। ITCZ समझ गए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहां पर आपके कन्वर्ज होती हैं हवाएं। ठीक है, उसी को हम डोल्ड्रम या रीजन ऑफ काम भी बोलते हैं। ये क्या है? ये है देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि देखो, इतने दिन से हम अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा दिया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आपकी लैंड जो है ना वो ज्यादा है। ठीक, और जो आपका वाटर है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। ठीक, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका वाटर ज्यादा है, नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी लैंड ज्यादा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो गया, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज हो गई, और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हो गई, ये सारी कंट्रीज हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन वाटर कंटेंट देखो, आप यहाँ पर देखो कितना ज्यादा वाटर है। ठीक है, अब वाटर के ज्यादा होने से क्या होगा, यानी लैंड तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स नहीं है, किसके लिए, विंड के लिए, यानी हवा बहुत तेज बहेगी। कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सदर्न हेमिस्फीयर में हवा तेज बहेगी तो वो इतनी तेज बहती है कि हमें उनको नाम देना पड़ जाता है। तो 40 डिग्री के आसपास क्या होता है, 40 डिग्री साउथ के आसपास रोरिंग 40s, इसको बोलते हैं हिंदी में कुछ गरजता चालीसा, ऐसा कुछ बोलते हैं, गरजता चालीसा, फ्यूरियस 50, धड़कता हुआ 50, ऐसा है हिंदी में, ऐसा ही है इसको। ठीक है, ये 50 डिग्री के आसपास। स्क्रीमिंग 60s या श्रीकिंग 60s भी बोलते हैं इसको, यानी चहचहाता नहीं, चीखता 60, ऐसा है हिंदी में। ठीक, तो 40 डिग्री साउथ में हमारी बहती है रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ में हमारी बहती हैं फ्यूरियस 50s, और स्क्रीमिंग 60s हमारी बहती हैं 60 डिग्री साउथ में। ठीक है, इसमें मुझे आपको कुछ और बताना है क्या? नहीं, नहीं, अभी करो इंतजार, आगे आओ। फैक्टर्स, ये काम की बात है बाबू, काम की बात तो वैसे सारी चीजें हैं। हाँ, ये लो फैक्टर्स, देखो जो भी आपके डायरेक्शन ऑफ विंड को और वेलोसिटी को इफेक्ट कर देते हैं। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ऑफ कोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब प्रेशर में डिफरेंस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो चाहिए ही। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है, मान लो ये ये आपकी क्या है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ आपका बन रहा है हाई प्रेशर, यहाँ आपका बन रहा है लो प्रेशर, हवा चली यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन जो होगा ना वो ज्यादा होगा, हवा में लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इससे 1 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 1, 2, 3 किलोमीटर अबव चले जाएंगे, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन नन हो जाता है, ना के बराबर लगता है। समझ गए? अर्थ के सरफेस में आपका फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा, जब आप 1 से 3 किलोमीटर अबव जाएंगे ऑल्टीट्यूड में, एटमॉस्फेयर में, तब आपका फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हवा वहां पर तेजी से बह सकती है। ठीक, कोरियोलिस फोर्स, इनके बिना तो भैया देखो
समझ गए? चीजों को राइट और लेफ्ट नदन हेमिस्फीयर में घुमा देगा राइट चीजों को, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सदर्न हेमिस्फीयर में घुमा देगा चीजों को लेफ्ट की तरफ, डिफ्लेक्ट कर देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स, जब हमारा मैंने आपको बताया वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है, यहाँ पे मान लो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स थे जब गर्मी पड़ी ऊपर की तरफ राइज हो गए, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज हो गए, बन गया हाई प्रेशर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऊपर ठंडी है, यहाँ पर हवा सिंक हो जाएगी, ठीक, ठंडी होने के साथ डेंस हो जाएगी, नीचे सिंक हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही हवा सिंक होगी यहाँ पर बना देगी हाई प्रेशर और यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर, ठीक। हवा यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी, हवा यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी, लेकिन ये अर्थ की सरफेस पे हो रहा है, अर्थ की सरफेस के अंदर नहीं घुस रहा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल आप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से हवा जो राइज हुई है ये आपको इसलिए फील नहीं हुई क्योंकि हमें बैलेंस कर रहा था कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है हवा के मूवमेंट और वेलोसिटी के लिए। चारों चीजें आपकी समझ में आ गई, आगे आ जाओ। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं लाला? एक चीज यहां पर और समझो, मान लो यहां पर 1000 मिलीबार का कोई प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है 1020 मिलीबार का प्रेशर, मतलब यहां पर बना आपका लो प्रेशर, यहां पर बना आपका हाई प्रेशर। अब हवा जो है ना कैसी मूव करेगी आपकी? हवा हवा यू मूव करेगी, ठीक, यू मूव करेगी। ये है आपकी अर्थ का सरफेस, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। अब जो आपका कोरियोलिस फोर्स है ना वो डिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ? चीजों को राइट की तरफ, ठीक है। ये है आपका कोरियोलिस फोर्स। अब वो चीज समझ में आई जब मैं कोरियोलिस फोर्स पढ़ा रहा था कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। समझ गए? राइट हो या लेफ्ट हो, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि चीजों को राइट घुमा देगा नदन हेमिस्फीयर में। अगर ये नदन हेमिस्फीयर का केस है, ठीक है, अगर सदन का होता लेफ्ट घुमा देता। अब कोरियोलिस फोर्स के ही एकदम अपोजिट में, क्योंकि ये सरफेस है, मैंने अभी आपको बताया क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। और नीचे की तरफ आपकी लग रही होगी ग्रेविटी। ये चारों चीजें आपको समझ में आई। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स ये लग गया, कोरियोलिस फोर्स राइट घुमा दिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग गया, ठीक। अब आ जाओ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स पे। ये क्या चीज होती है भैया? ये होती हैं जो भी हवा आपकी पैरेलल फ्लो करेगी आइसोबार्स के, यानी मान लो आपका आइसोबार्स है यूं, हॉरिजॉन्टल आइसोबार बना आपका, अगर आपकी हवा यूं बह रही है तो ये आपकी नॉर्मल ट्रेड विंड्स हो जाएगी या लोकल विंड्स हो जाएगी, कोई भी हो जाएगी, और लोकल हो जाएगी, ठीक। लेकिन हवा अगर आपकी यूं बहने लगी ना, यूं, मतलब कि ये आपका एक आइसोबार है और ये आपकी विंड की डायरेक्शन हो गई, और ये हो गए क्या? पैरेलल, पैरेलल हो गई। तो इस वाली हवा को क्या बोलोगे आप? इसको बोल दोगे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। समझ गए कैसे चल जाती है भैया ये? देखो अभी मैंने आपको समझाया, मान लो यहां पर है आपका 1040 मिलीबार का कोई प्रेशर लग रहा है, अब यहां पर आपका लो प्रेशर बन रहा है 1020 मिलीबार का, ठीक।
तो हवा आपकी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। उल्टा बना दिया क्या मैंने? हम्म। अरे छोड़ो, पिछला वाला देखना था, यहाँ पर उल्टा बना दिया, चलो ठीक। 1040 है मान लो। और यहाँ पर है आपका 2000 के आसपास का मिलीबार का प्रेशर, ठीक। तो ये बन गया आपका लो प्रेशर, ये बन गया आपका हाई प्रेशर। हवा आपकी, ये आपकी सरफेस है, ये आपकी चल गई हवा। अरे बाबू तुमने कर दी गलती। हाई से लो की तरफ चलेगी। ठीक। अगर ऐसी आपकी हवा चल रही है, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर का केस ले लें, यार जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगती है ना, कि अगर जहां मैं गलत बना देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा मौसम खराब चल रहा है बाहर और लाइट बहुत ज्यादा आ रही जा रही है, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सेटिंग्स अपनी बदलनी पड़ जाती हैं ऑफलाइन, तो उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो आप समझ गए, नदर्न हेमिस्फीयर का केस है। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करेगा, इसको घुमा देगा इस साइड, ठीक। यहाँ लग जाएगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये है आपका ग्रेविटी, ठीक। और ये है आपकी क्या, फ्रिक्शन। यहाँ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम ये सतह से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक। 3 से 4 किलोमीटर ऊपर की। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ लगा, तो आपकी हवा बहने लगी इस तरफ, इस तरफ बहने लगी, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और इस तरफ लगा, हवा बहने लगी इस तरफ और इस तरफ, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एकदम से 90 डिग्री हो गया, ठीक। हवा बहने लगी ऐसे। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स 90 डिग्री हो गया, तब हवा आपकी बहेगी इस तरफ, यानी इस आइसो बार के कहा, पैरेलल बहने लगी। इसी विंड को हम बोल देते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड आपकी समझ में आई, प्रेशर के डिफरेंस के कारण जब आपका आइसोबार, एक आइसोबार से पैरेलल हवा आपकी बहने लगे, वो आपकी जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं। और बताओ, ठीक है, सब सही, जियोस्ट्रॉफिक समझ गए। लोकल विंड्स क्या होती हैं, लोकल विंड्स आपके 2 मिनट का टॉपिक है केवल, ये रहा। देखो, लोकल विंड्स को हम बांट सकते हैं वार्म में और कोल्ड में। रीजंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड प्रेशर बेल्ट्स। आपका जो हर जगह हीट तो सेम रहती नहीं है, उसी वजह से आपकी वार्म और कोल्ड अलग अलग लोकल विंड्स चलती हैं। तो ये देख लो कौन सी विंड आपकी कहाँ चलती है, केवल ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि ये चिनूक, अब जो भी वार्म विंड होगी ना, उसमें मैं रेड कर देता हूँ, तो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से डायरेक्ट पूछता है बस कि चिनूक आपकी कौन सी विंड है, तो आपको बता देना है वार्म विंड है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका के आसपास चलती है ना, कहाँ पर, रॉकी, रॉकी माउंटेन्स के आसपास, ठीक है। चिनूक चलती है आपकी। फोएन आपकी चलेगी, ये भी आपकी वार्म विंड है, ये आपकी चलेगी यूरोप में, है ना, आल्प्स के पास, यूरोप में आल्प्स के पास। सिरोको नॉर्थ अफ्रीका में चलेगी आपकी, ये भी आपकी वार्म है। नॉर्थ अफ्रीका में चलेगी आपकी, वार्म विंड है, ठीक। हरमेटन आपकी वेस्ट अफ्रीका में चलती है, यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में, यहाँ पर आपकी चलती है क्या, हरमेटन, ठीक। ये भी वार्म है। लू, अरे नॉस्टैल्जिया, इंडिया पाकिस्तान में लू चलती है आपकी, ये भी वार्म विंड है।
ठीक। लू इंडिया पाकिस्तान में चलेगी। खामसिन चलेगी आपकी इजिप्ट में, इजिप्ट में आपकी खामसिन चलेगी। और बोलो। जोंडा आपकी अर्जेंटीना में चलेगी, यहीं पर पैरों के पास आपकी जोंडा चलेगी। ठीक है, अर्जेंटीना में। ये आपकी वार्म विंड हो गई। इसके अलावा ओ ये लिखा तो था हर्मेट है ना, जो भी है। इसके अलावा आपकी कोल्ड विंड हो जाएगी। ठीक है, बोरा मिस्त्राल। मैं एक काम करता हूँ कोल्ड के कलर से, आपकी बोरा हो गई, मिस्त्राल हो गई, है ना, आपकी पंपेरो हो गई, ये सारी आपकी कोल्ड विंड्स हैं बाबू, याद रखना। लेवेंटर हो गई, ठीक है, ब्लिजार्ड्स हो गई, बुरान हो गई, ठीक, ग्रेगल हो गई, पुरगा हो गई रशिया में आपकी, बुरान, पेन ही नहीं दिख रहा, हाँ ये बुरान। ठीक है, ये आपकी ब्रिकफील्डर होल्ड हो गई। इनको कहते हैं लोकल विंड्स। और इसका पूरा जो लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, जो भी याद करने की चीजें होती है रट्टा मारने की, वो मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा लिस्ट बना के। अब आओ हम समझ लेते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मामला बहुत ही सॉर्टेड है। देखो दिन के टाइम क्या होता है, देखो ये तो आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ में जो हमारा लैंड है वो क्विकली हीट होता है एज वेल एज कूल भी क्विकली हो जाएगा। मतलब ठंडा भी, हमारी जमीन जो है वो जल्दी ठंडी होती है और मतलब गर्म जल्दी होती है सोलर रेडिएशन से, और ठंडी भी जल्दी होती है रात को जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फेंकती है, हमने पढ़ा था। लेकिन हमारे वाटर में ऐसा नहीं होता बाबू। वाटर में क्या होता है, वाटर हमारे धीरे धीरे टाइमली, टाइम टेकिंग है, टाइमली आपके हीट होंगे धीरे धीरे, और एज वेल एज आपके कूल भी धीरे धीरे होंगे। ठीक है, इसलिए दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम आपकी जमीन जो है ज्यादा गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो बन जाएगा आपका लो प्रेशर, पानी आपका गर्म जल्दी होगा नहीं, बन जाएगा हाई प्रेशर कंपैरेटिवली जमीन, और हाई से लो आपकी हवा चल जाएगी। ब्रीज क्यों बोलते हैं, ब्रीज का मतलब होता है जेंटल हवा। अगर आपको कोई जेंटल ब्रीज बोले गलत है, क्योंकि ब्रीज का मतलब ही जेंटल है, हवा है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल जाएगी। तो सी से चल रही है ना लैंड की तरफ, तो मैंने आपको बताया कि हवा जहां से चलती है वहां से उसका नाम ओरिजिनेट होता है, इसीलिए ये हो जाएगा सी ब्रीज। रात में एकदम उल्टा हो जाएगा, रात में जमीन आपकी गर्म हो गई थी दिन में, तो रात में ठंडी ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, ठंडी जल्दी हो जाएगी बन जाएगा हाई प्रेशर, और पानी में आपका दिन की वजह से जितनी भी धूप पड़ी है तो पानी आपका गर्म हो जाएगा रात तक, आपका बन जाएगा लो प्रेशर। यहाँ जमीन से आपकी हवा चल जाएगी समुद्र तक। ठीक, ये बन जाएगा आपका लैंड ब्रीज। सेम केस फॉर माउंटेन्स। माउंटेन्स में क्या होगा आपका, माउंटेन्स में आपकी जो वैली होगी, मान लो सन यहाँ पे है, अब सन ने चमक के यहाँ पे धूप दे दी, ठीक, और वैली तक आपकी धूप पहुंची नहीं, तो दिन में आपकी वैली जो है ठीक है, वैली जो है आपकी ठंडी रह गई तो बन जाएगा हाई प्रेशर, और माउंटेन आपके गर्म हो गए बन जाएगा लो प्रेशर।
वैली से माउंटेन की तरफ आपकी जेंटल जेंटल हवा चल जाएगी, इसको हम बोल देते हैं वैली ब्रीज, है ना। और वैली ब्रीज को ही हम एक और नाम से बोल देते हैं एनाबेटिक, एनाबेटिक हवा बोल देते हैं, एनाबेटिक विंड बोल देते हैं। और माउंटेन्स में मतलब रात में क्या होगा, माउंटेन से हवा नीचे की तरफ उतरेगी वैली की तरफ, माउंटेन में बन जाएगा हाई प्रेशर, वैली में बन जाएगा लो प्रेशर, और इसको बोल देंगे हम कैटाबैटिक। आज क्वेश्चन बड़े धांसू हैं, क्योंकि आज मैंने सीडीएस एनडीए से उठाए हैं क्वेश्चंस, देख के जाना, ठीक है। कैटाबैटिक विंड्स बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे माउंटेन ब्रीज। एक और बार आपको मैं सूचित कर देता हूँ, लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए जहां पर भी मैं रुक रहा हूँ वो इस वजह से, क्योंकि लाइट थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप वहां पर वीडियो को स्किप कर लेना, 1.5x पर देख लेना, जो भी करना हो कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए। मैंने आपको बोला दिन के टाइम जमीन आपकी गर्म हो जाएगी, जहां बन जाएगा लो प्रेशर, और समुद्र जो होगा आपका, वहां पर पानी में आपका हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि दिन में पानी उतना गर्म नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो आपकी हवा समुद्र से लैंड की तरफ चल जाएगी, और सी ब्रीज हम उसको बोल देंगे। रात में इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, जमीन आपकी ठंडी हो जाएगी, बन जाएगा हाई प्रेशर, और दिन भर की धूप से समुद्र आपका गर्म हो जाएगा, बन जाएगा लो प्रेशर, जमीन से आपकी समुद्र की तरफ लैंड ब्रीज चल जाएगी। माउंटेन्स में और वैली में क्या होता है, दिन के समय माउंटेन्स में एकदम धूप पड़ती है और वैली तक आपकी सोलर रेडिएशंस नहीं पहुंचती, तो वैली पे बन जाता है हाई प्रेशर, ठंडा ठंडा, और वैली से माउंटेन्स की तरफ हवा चलती है, जिसको वैली ब्रीज बोलते हैं, और एनाबैटिक विंड्स भी बोलते हैं। रात में एकदम उल्टा हो जाता है, यहाँ मैं लिख दूं, ये डे का केस है, ठीक है। यहाँ पर सूरज दादा हमारे चमक रहे हैं, और ये हमारे चंदा मामा, दामा, ये नाइट का केस है। नाइट में आपका हवाएं नीचे उतरती है माउंटेन से, उसको माउंटेन ब्रीज या कैटाबैटिक विंड बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, साइक्लोन भैया। साइक्लोन है क्या? आप बोलोगे सर ये घूमता हुआ बादल ही साइक्लोन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम इसको वैज्ञानिक तरीके से समझें तो ये है एक रोटेटिंग मास ऑफ एयर, इसको हम बोल देते हैं साइक्लोन, यानी घूमता हुआ एयर का मास, इसको हम साइक्लोन बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, ये बनता कैसे है? मैंने आपको बोला हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो इसके लिए हमको चाहिए होता है एक लो प्रेशर जोन, जो कि लैंड और सी दोनों में बनता है। अगर लो प्रेशर जोन बना, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, अगर इसको चारों तरफ से पुलिस ने नहीं बल्कि हाई प्रेशर ने घेर लिया, तो क्या होगा, आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी हवा जो है वो मूव करने लगेगी, ठीक। लेकिन अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर का केस है, तब क्या होगा, बोलते बोलते अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि जैसे ही मैं नदर्न हेमिस्फीयर बोलूं, आपके दिमाग में आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स, तो ये चीजों को डिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ, राइट की तरफ, दूसरे पेन से, है ना, चीजों को डिफ्लेक्ट कर देगा राइट की तरफ, यानी कि इस तरह घूमने लगा, इस तरह घूमने लगा, ये यूं घूमने लगेगा। अब ये मूवमेंट किस तरह का हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में आपके साइक्लोन का मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है
वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, समझ गए लल्ला? क्योंकि हवा का प्रेशर बीच में लो है और आजू बाजू हाई प्रेशर है, और कोरियोलिस ने इसको घुमा दिया है राइट की तरफ, तो एक बवंडर बन गया है और घूम घूम के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है इसने सब कुछ। ठीक है, ये क्या है? ये क्या बनाया मैंने, याद नहीं आया क्या? अरे क्लोज्ड आइसोबार। बोलो हाँ भैया, याद आया। ये है क्लोज्ड आइसोबार की स्थिति, जो मैंने आइसोबार समझाते टाइम ऊपर समझाया कि छोटी सी जगह में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर लगेंगे विंड के, तो यहाँ वहां हवा चलने लगेगी एक छोटे से एरिया में, तभी तो बनेगा हमारा साइक्लोन। क्लोज्ड आइसोबार है ये, समझ गए? इक्वेटर पर हमारे ना के बराबर साइक्लोन होते हैं, नो साइक्लोन्स। क्यों? कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है, जीरो है भैया, तो राइट में घूमेगा कैसे? कोरियोलिस जीरो है इक्वेटर पर, तो राइट में घुमाने वाला कोई है ही नहीं, दैट्स वाई। ठीक है, ये है हमारा साइक्लोन का पूरा मैटर। अब एक बात समझो, है क्या? एंटी भी होता है भैया, सिर्फ वो नहीं होता, एंटी भी होता है। अगर बीच में लो प्रेशर बन रहा था, बीच में हाई प्रेशर भी तो बन सकता है लाला, और यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। हाई से लो चला दो, हाई से लो चला दो, चल गई, घुमा दो, हम्म, घुमा दो घुमा दो, ये लो। ठीक है, बन गया क्लॉकवाइज। अब अगर आपको याद हो, कोरियोलिस फोर्स को मैंने राइट घुमाया है, इसका मतलब ये है नदर्न हेमिस्फीयर, है ना? नदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी साइक्लोन, जो कि साइक्लोन का उल्टा है, वो घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर में ही आपका साइक्लोन जो है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपके एंटी साइक्लोन का पूरा चक्कर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बताइए, साइक्लोन जो होता है, बीच में लो प्रेशर बना, आजू बाजू हाई प्रेशर बना, हाई से लो हवा चल गई, और कोरियोलिस अगर नदर्न हेमिस्फीयर है और कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, राइट की तरफ घुमा देगा, एक बवंडर बन जाएगा। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार होंगे, क्लोज्ड आइसोबार होंगे, है ना? इसलिए तो अलग अलग प्रेशर का डिफरेंस होगा और हवा चलेगी। इक्वेटर पर आपके साइक्लोन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जीरो है। पोल्स पर सबसे ज्यादा साइक्लोन आएंगे क्योंकि कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंटी साइक्लोन उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, बीच में आपका हाई प्रेशर बनेगा, आजू बाजू लो प्रेशर बनेगा, और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे कहाँ? नदर्न हेमिस्फीयर में। अब मैं आपको एक जगह सारी चीजें लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नदर्न हेमिस्फीयर के केस में एंटी साइक्लोन आपका घूमेगा क्लॉकवाइज और साइक्लोन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपको समझ में आ गया। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा भैया? एकदम उल्टा हो जाएगा, साइक्लोन जो है आपका वो घूम जाएगा क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। और एंटी साइक्लोन जो है, बोलोगे भैया ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं बताता हूँ कैसे दूर करना है। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यार, सिंपल सी बात याद रखो कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होता है, टिपिकल जो साइक्लोन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है नदर्न हेमिस्फीयर में। आपने अगर एक का याद कर लिया ना, आपको सब याद हो जाएगा। कैसे? नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, इतना बस याद कर लो। अब आप बोलोगे अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज है नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, जस्ट उल्टा। अब एंटी साइक्लोन, अब एंटी साइक्लोन क्या है? साइक्लोन का उल्टा। मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक। और अगर एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूम रहा है नदर्न में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। वो देखा, हो गया ना, एक को याद कर लिया बस। और ये लिख लिया, लिख के रख लोगे, देखना ना देखना आपकी मर्जी है, लिख लेना, जैसे ही लिखोगे वैसे ही याद होगा तुरंत पे। एक चीज और ले लो, साइक्लोन की आई, ये जो देख रहे हो ना, ये है, क्या है? साइक्लोन आई बोलते हैं हम इसको। ये एकदम काम रीजन होता है। क्यों? क्यों होता है काम रीजन? अरे क्योंकि वहां लो प्रेशर बन रहा है भाई, हवा तो वहां घूम जा रही है, वहां से थोड़ी चल रही है हवा। एकदम काम रीजन होगा, ना वहां बरसात होगी ना हवा बहुत तेज चल रही होगी। दैट्स वाई जब आप देखते हो, मान लो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहां पर कोई साइक्लोन आया, अब वो यहाँ उड़ीसा या यहाँ पर किसी कोस्ट से टकराया, तो जैसे ही वो टकराएगा, जैसे ही वो टकराएगा, तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश कर देगा। लेकिन कुछ समय बाद 5-6 घंटे या एक दिन के लिए बारिश रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि साइक्लोन की आंख वहां पहुंच चुकी है, ये मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अभी मैं आपको बताऊंगा, सब समझा दूंगा ईस्ट से वेस्ट क्यों मूव कर रहा है। तो जैसे ही टकराया वैसे ही तेज बारिश हुई, लेकिन जब इसकी आंख पहुंची साइक्लोन की, मतलब बीचों बीच साइक्लोन पहुंचा, बारिश रुक गई। और जैसे ही जाने वाला है, मतलब ये वाला पार्ट साइक्लोन का यहां पहुंचा, फिर से तेज बारिश। समझ गए? ये चीज होती है आपके बे ऑफ बंगाल में। ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सारी नदियां, आपकी मोस्टली नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेंगी, यहाँ पर पानी हो जाएगा गर्म, बन जाएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर बना, और साइक्लोन के लिए क्या चाहिए? लो प्रेशर जोन ही तो चाहिए। ये देखो, हो गया एकदम मस्त क्लियर सब जगह से। आगे आ जाओ, अब आपको समझ में आएगा वो जो मैंने बात बताई, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। टाइप्स कितने टाइप्स के हैं भैया? आओ देख लेते हैं, बता देते हैं तुम्हें कितने टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स के हैं। कौन से 2 टाइप के हैं? एक तो है ट्रॉपिकल, एक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को ही हम बोल देते हैं, सबसे पहले लिख लो टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक। आ जाओ, इसमें हम फर्क देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जो आपके टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा ना, उसको चाहिए सी, सीज एंड लैंड दोनों में आपके बनता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल वाला जो होगा आपका, केवल आपके ओशंस में बनेगा, ठीक है। ये भैया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो होता है, अफेक्ट करता है मच मच लार्जर एरिया को। ये करता है अफेक्ट स्मॉल एरिया को, ठीक है। मच लार्जर एरिया को तो करता है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रक्शन है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है
वो कम है, लेस है भैया। इसका जो डिस्ट्रक्शन है वेरी मच हाई है भैया इसका, समझ गए, हाई डिस्ट्रक्शन है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपका फ्रीक्वेंट होता है और ट्रॉपिकल आपका रेयर होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन आपके हाई जो करते हैं वो रेयरली आते हैं। ठीक, देखो भगवान ने यार क्या तरीके से बनाया है, जो चीज बहुत डिस्ट्रक्ट करती है वो रेयरली आती है, और जो चीज लेस डिस्ट्रक्ट करती है ले भाई फ्रिक्वेंटली लेते रहे। और बोलो, ठीक है, ये आपके अंतर हो गए। सबसे बड़ा जो आपका अंतर होगा वो होगा आपका डायरेक्शन का। डायरेक्शन कहाँ गई यार? वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगी इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट, ठीक है, और इसकी मूवमेंट होती है ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए इसमें चलने वाली हवाएं क्या होती हैं? ईस्टर्लीज। इसमें चलने वाली हवाएं क्या होती हैं? वेस्टर्लीज, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है, डिस्ट्रक्शन लेस है, इसीलिए जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, आपने देखा होगा उड़ीसा वगैरह में जो साइक्लोन्स आते हैं वो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड से यहाँ चलते हैं, क्या, ईस्ट टू वेस्ट। कौन से साइक्लोन्स हैं ये हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल से ऊपर हटके ये है हमारी अर्थ, यहाँ पर है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन, और ये है आपका टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पर जो है आपके टेम्परेट साइक्लोन आएंगे और यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे। अब आप समझे पूरी बात। हमारा जो भारत है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं और वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। समझ गए? हम्म। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैंने आपको ये पढ़ाया ना, ये ITCZ, जब आपका देखो, अरे जब आपका ITCZ मान लो, ITCZ आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, लो प्रेशर बन गया, सूरज दादा यहाँ आ गए, लो प्रेशर बना, तो आपकी जो हवाएं थी जो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब वो इक्वेटर को टाप के ऊपर चली गई और कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि कौन सी बन गई? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है, अपने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन गई। ये ही विंड्स आपकी झमाझम रेनफॉल कराती हैं कहाँ? ठीक, रुको भाई, ये क्या हो गया? रुकना। यही वाली जो हवाएं हैं आपकी रेनफॉल कराती हैं कहाँ? इंडिया में, ठीक है। देखो इक्वेटर को टाप के जब ऊपर की तरफ गर्मी में आएंगी तो ये भारत की तरफ मुड़ जाएंगी ना, है ना। यहाँ पर आपके कहीं अगर इंडिया है तो इक्वेटर से टाप के जब हवा इस तरफ जा रही थी, अब इस तरफ आपकी यहाँ मुड़ गई, तो यहाँ पर आपकी झमाझम बारिश सबसे पहले कहाँ होती? केरला ही में तो होती है, साउथ वेस्ट से। ये वाला फिनोमेना मुझे आपको समझाना था, मॉनसून हमारा यहाँ से हिट होता है, ठीक है। और कोई चीज? आ जाओ आगे। एंटी साइक्लोन हो गया, आइडियल कंडीशन समझ लेते हैं भाई साइक्लोन के लिए कौन सी है। एक तो आपका लो प्रेशर जोन चाहिए,
ठीक है, कहाँ गया यार साइक्लोन? तो साइक्लोन वाला था ये। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको लो प्रेशर जोन चाहिए, तभी तो आपका साइक्लोन फॉर्म होगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स चाहिए आपको, तभी तो आपको साइक्लोन जो है राइट की तरफ तरफ डिफ्लेक्ट करेगा हवाओं को। अपर लेवल डाइवर्जेंस चाहिए अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल के ऊपर का आपको डाइवर्जेंस चाहिए, तभी तो आपका ज्यादा अच्छे से हवाएं मूव कर पाएंगे सी लेवल के ऊपर, फ्रिक्शन कम लगेगा। अपर लेवल डाइवर्जेंस अबव सी लेवल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेम्परेचर कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, आपकी हवा जो है यूं राइज नहीं करनी चाहिए, आपकी हॉरिजॉन्टल में ज्यादा आपकी विंड की स्पीड होनी चाहिए, समझे। इसीलिए ये बोल रहा है स्मॉल वेरिएशन चाहिए, अगर ज्यादा वेरिएशन होगा तो साइक्लोन उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है। सिक्स्थ आपका हो गया क्या, लार्ज सी और एरिया सरफेस चाहिए, लार्ज सी सरफेस चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी से लोटे में पानी रख दिया, बोला भैया साइक्लोन क्यों नहीं आ रहा, भैया लार्ज उसमें आता है, तभी तो उसमें हवा लगेगी, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, सब कुछ लगेगा। ये सारी आपकी आइडियल कंडीशंस है साइक्लोन के लिए। अब डिफरेंट नाम देख लेते हैं साइक्लोन के, किसने क्या नाम दिया हुआ है। तो देखो आपके वेस्ट पैसिफिक में, वेस्ट पैसिफिक में आपके मतलब ये चाइना वाइना इधर पे क्या बोलेंगे साइक्लोन को, टाइफून, ठीक। सेकेंडली इंडियन ओशन के पास हम हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे साइक्लोन, साइक्लोन को साइक्लोन बोल देंगे भाई, ठीक है। फिलीपींस में क्या बोलेंगे, फिलीपींस में भी आपका टाइफून चलेगा, वही वही वाला एरिया है ना, साउथ एशिया, ठीक। चौथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलेंगे, विली विलीज, विली विली। अटलांटिक ओशन में यूएस के पास क्या बोलेंगे, हरिकेन, हैरिकेन मत बोल देना, इंग्लैंड वाला हरिकेन है ये। और प्रॉपर यूएस में क्या बोलेंगे, टॉर्नेडो, ठीक। ये हो गया। तो ये आपका अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए होते हैं, ये नाम कैसे डिसाइड होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। एक्चुअली क्या है, 13 कंट्रीज हैं, इन्होंने 13 कंट्रीज हैं समथिंग, इन्होंने आपस में ही डिसाइड कर रखा है। 13 कंट्रीज से बोला 13 लोग अपने अपने 13 नाम दे दो, 169 करीब नाम हो चुके हैं, आने वाले साइक्लोन्स के नाम भी डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। उनमें इंडिया भी है, तितली गुलाब ऐसे करके नाम देते हैं इंडिया वाले। करंट्स, करंट देख लो। करंट के पहले मुझे आपको एक चीज, चलो आगे बताता हूँ। करंट समझो, देखो यार, ओशन करंट्स ना दो तरह से मूव कर सकती हैं।
ओशन का पानी दो तरह से मूव करता है, या तो वर्टिकल जाएगा या तो आपका हॉरिजॉन्टल जाएगा। वर्टिकल जब जाएगा उसे हम कह देंगे टाइड, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर ऊपर जा रहा है अपवेलिंग, नीचे की तरफ डाउनवेलिंग। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम बोल देंगे करेंट्स, ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स भी आपके कोल्ड और वार्म होती हैं। क्यों? आओ देख लेते हैं क्यों। ये बना दिया मैंने अपनी, ये अपना गोला है, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक। ये आपका पोल है, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन। हवा चली, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। करंट भी चले, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। अब ओशन करंट हवा तो है नहीं जो हाई से लो चले, वो तो इक्वेटर से पोल भी जाएगी, ठीक है। अब देखो, आपका जो करंट है, अब इक्वेटर पे आपके झमाझम गर्मी रहेगी पूरे साल भर, ठीक है। तो इक्वेटर का पानी भी गर्म रहेगा। जब इक्वेटर का पानी गर्म रहेगा और वो पोल्स की तरफ बढ़ेगा, उसको हम बोल देंगे वार्म करंट, ठीक है। यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ऊपर की तरफ जो करंट जाता है वो वार्म करंट होता है, और पोल्स से इक्वेटर की तरफ, नीचे की तरफ जो करंट आता है वो होता है कोल्ड करंट, ठीक है। इतनी बात समझ गए? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोल्ड करंट आपका पोल से इक्वेटर की तरफ आता है और वार्म करंट आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, ठीक। वर्टिकल जब आपकी फ्लो होती हैं जल धाराएं, उनको हम बोल देते हैं टाइड्स, और हॉरिजॉन्टल में होता है करंट। अब इसके रीजन क्या है? रीजन बताने से पहले आप लोग भी और मैं भी पानी पी लो। देखो, किन किन वजहों से आपका जो ओशन करंट है वो आता है। विंड, ऑब्वियसली, हवा तो आपकी करेगी, लेकिन ये करेगी सरफेस वाटर को, ठीक। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, एकदम से सही बात भाई। सोलर एनर्जी की वजह से ही तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनेगा, इसीलिए तो हवा चलेगी, और हवा चलेगी तो आपका करंट मूव करेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आपका करंट जो है वो पुल होगा नीचे की तरफ, ओशन करंट। कोरियोलिस फोर्स, तुम तो भैया सबको राइट में ही घुमा दो, नॉर्थ में विंड हो चाहे करंट हो, है ना। और लेफ्ट, अरे लेफ्ट में घुमा दो साउथ में, विंड हो चाहे करंट हो। और भी है, एक चीज होती है डेंसिटी, किसकी? वाटर की। मतलब डेंसिटी का डिफरेंस, जहां डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है वहां भी ओशन करंट मूव करती है, ठीक है। क्योंकि देखो, विंड से तो सरफेस वाटर मूव करेगा, लेकिन पानी के अंदर जो करंट मूव होता है वो डेंसिटी के डिफरेंस से होता है, ठीक है, अंडर वाटर। ये बात आपकी समझ में आती है? अब देखो, समझा देते हैं कहां पर कैसा करंट मूव होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले अटलांटिक की, अटलांटिक ओशन की, ठीक। अटलांटिक ओशन की हम बात अभी कर रहे हैं। ये है आपका, अगेन सजेशन दे रहा हूं, अभी स्किप कर लो। नहीं नहीं, स्किप मत करो। देखो,
ये है आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये है आपका क्या, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ग्रीनलैंड, ठीक। यार ये ड्राइंग आपको भी बनानी है, तभी आपको करंट्स याद होंगे, समझे बेटा, नहीं तो भूल जाओ। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग यहाँ नहीं मिलती, यहाँ तो टिक करना पड़ता है, यूरोप, समझे। और यहाँ है आपका अफ्रीका। अब देखो, ये है अटलांटिक ओशन की बात। सबसे पहले यहां से आपकी चली जाएगी क्या, मिस इक्वेटर, इक्वेटर चली गई। अब हम गरम गरम जलधाराएं बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगी आपकी इक्वेटोरियल करंट। अगेन अगर इसको याद करना है मैं लिस्ट दे दूंगा, तो मेक श्योर करना कि ज्वाइन करो टेलीग्राम। इक्वेटोरियल करंट, और यहीं पर आपकी क्या बनेगी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये क्यों बनती है भैया, ये बनती है ड्यू टू अर्थ के रोटेशन से, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो थोड़ा सा पानी भी अपने साथ मूव करवा लेती है, ठीक है। और आगे आओ, बनेगी आपकी एंटलीज, एंटलीज, ठीक है। ऊपर चढ़ जाओ, क्या बनेगी, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम बन गई, और यहां पर आपकी बन गई नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक के नॉर्थ में है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, पानी ड्रिफ्ट कर रहा है। और यहीं से ऊपर चले जाओगे तो आपका बन जाएगा क्या, रनेल। और यहां से ऊपर है आपका नॉर्वे। ये भाई ड्राइंग आपको भी बनानी है, तब जाके आपको ये सारी करंट याद होंगी। अब आ जाओ ठंडी ठंडी करंट्स पे, ठीक है। यहां पर आपकी आ जाएगी कैनरी, कैनरी। यहां पर आपकी आ जाएगी क्या, लेब्राडोर। कुछ याद आया, दो जलधाराओं के मिलन से यहां पर बन जाएगा आपका फॉगी फॉगी माहौल, फॉगी एरिया बन जाएगा। क्यों, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम भी मिल रही है, लेब्राडोर ठंडी धारा मिल रही है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा मिल रही है, फॉगी एरिया हो जाएगा पहला। दूसरा, नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी, नेविगेशन प्रॉब्लम होगी। तीसरा, फिशिंग जोन क्रिएट होगा, मछलियां बहुत बढ़िया पानी देख के बोलेंगी वाह क्या टेम्परेचर है, लेकिन वहीं पर फिशिंग जोन क्रिएट होंगे क्योंकि सारी मछलियां वहीं पर आ गई। तो जहां पर ठंडी और गर्म करंट मिलती है वहां पर ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, ये समझ गए। आ जाओ, नीचे से ठंडी करंट बना दूं, फॉकलैंड, ठीक है। साउथ अटलांटिक, टाइम टेकिंग है बट ये ड्राइंग बनाओ आप। अफ्रीका को तृप्त करने वाली बेंगुला, बेंगुला से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, बोलो तो दिखा दूंगा अभी, ठीक है।
और लो, गरम गरम करंट, ब्राजील देश, तो ब्राजील करंट। आ जाओ, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये है आपके अटलांटिक ओशन की करंट्स, ठीक है, जो कि आपको याद रहनी चाहिए। आगे आ जाओ, अब कहाँ का देख लें, अब देख लें पैसिफिक ओशन का। ठीक है, जब तक आप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। रशिया, चाइना, यहां पर आ जाएगा आपका जापान, ठीक, यहां पर आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर आ गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक, और यहां पर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाओ, भैया ये क्या कर रहे हो, अभी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जाएगी ना भैया मेरी लाइन, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के बीच से, कौन सी लाइन, ठीक है, परफेक्ट नहीं बनाना है, वो करंट के लिए हमने देखा है। चलो आ जाओ, आलस नहीं, फटाफट आओ। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यार पढ़ाई ऐसे ही होती है बोर होके, आप लोग नहीं बोल सकते कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ऊपर आ जाओ, क्यूरोशियो, जापान में आ गई क्यूरोशियो, और यहीं से आगे चली जाएगी तो क्या, सुशीमा, ठीक है, ऊपर बढ़ जाओ, पैसिफिक के नॉर्थ में क्या आएगा, अरे भैया नॉर्थ पैसिफिक, ऊपर आ जाओ, अलास्का, क्यों, यहां पर अलास्का है, ठीक, अलास्का प्रोविंस है। यहां पर आपकी साउथ इक्वेटोरियल, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सब कुछ वहीं पर होगा, समझे। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में भैया, इतना कठिन नाम, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और यहां पर है आपकी बाकी ठंडी ठंडी, क्या, पेरू, पेरू, इसी को हम बोल देते हैं हमबोल्ट, ठीक, हमबोल्ट करंट। यहाँ पर आएगा आपका कामाचटका प्रोविंस, तो यहाँ पर आ जाएगा कामाचटका करंट, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ओखोस्तक, रशियन नाम है सारे ना, ओयाशियो, जो अटलांटिक में हो रहा था वही यहाँ पर होगा, क्या होगा भैया, यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगी, तो जो अटलांटिक में तीन फिनोमेना बन रहे थे वही यहाँ बन जाएंगे, फॉग, नेविगेशन प्रॉब्लम और फिशिंग। समझ गए, ओयाशियो ठंडी करंट है, क्यूराशियो गरम करंट है, मिल गई आपस में।
बन गया फॉगी फॉगी माहौल और आपका मन कर गया कैलिफोर्निया जाने का, कैलिफोर्निया करंट देख के। ठीक है, और आगे आओ। तो ये है भैया हमारी वार्म और कोल्ड करंट। अब अगर आप बोलोगे भैया इंडियन ओशन कहा गया, बच्चे इंडियन ओशन हम इंडिया में पढ़ेंगे, यहाँ क्यों बनाना है, ये लो भैया, जब आपको देना ही था पूरी की पूरी करंट का डायग्राम, तो आपने बनाया क्यों? बनाया इसलिए क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। ये देखो, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका ग्रीनलैंड। ब्राजील आपकी कोल्ड, आप सारी गर्म करंटों के बारे में बताता हूँ। अलास्का, गल्फ, ब्राजील, मोजाम्बिक उतनी नहीं आती, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्यूरोशियो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोजाम्बिक भी आप याद रख लो, ये सारी आपकी गर्म है। नॉर्वेजियन करंट आपकी गर्म है। ठीक है, सारों में देखना इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, बाकी जो बची आपकी ठंडी करंट हो गई। कैसा लगा? आगे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट देखो, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट कैसे? कैनरी करंट है यहाँ, कैनरी करंट है, बन गया हाई प्रेशर। मतलब क्यों? क्योंकि है कूल, यहाँ पर सब लोग कूल है, कूल माहौल है, कोल्ड है, हाई प्रेशर है, कैनरी करंट भी ठंडी है। तो जब बारिश के लिए बादल आएंगे ना, जब बारिश के लिए बादल आएंगे, तो अगर मान लो वो साउथ वेस्ट वाली हवाएं हैं और यहाँ से चल रही हैं, तो यहाँ आके तो वो ठंडी हो जाएंगी और यहीं पर बरस जाएंगी और आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर उनकी होल्ड करने की कैपेसिटी तो वहीं पर बरस गई, क्योंकि वो ठंडी हो गए, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं रह गई, कैपेसिटी नहीं रह गई, ये वाला एरिया सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो एक वजह बन गई डेजर्ट के फॉर्म होने की। समझ गए क्या? ऐसे होता है, यानी बारिश नहीं होती ठंडी हवाओं के कारण, ठंडी कोल्ड करंट के कारण, इसलिए वहां पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका में एटाकामा वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट है क्या? डेजर्ट एटाकामा। सहारा वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट। ठीक है, कालाहारी अफ्रीका में, थार इंडिया में, यहां पर एक डेजर्ट है गिब्सन। यार कहीं पर लिखा था। हम्म, ठीक है, गिब्सन है यहाँ पर, और इसे ही हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। मिठाई नहीं, रेगिस्तान। और गिब्सन भी है। सहारा आपका हॉटेस्ट है और एटाकामा आपका ड्राइस्ट है। और बोलो। हम्म ये जो है ना चीज, ये आपकी दोनों जलधाराएं मिलती हैं कहाँ पर? कनाडा में। कनाडा के पास एक चीज है, न्यू फाउंडलैंड। यार ये पतला आ रहा है क्या? चलो न्यू फाउंडलैंड है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपकी दोनों जलधाराएं मिल जाएंगी। लेक्चर होता है भैया समाप्ति की ओर। आज हमने क्या पढ़ लिया? आओ स्टार्टिंग से तुम्हें बता दें, जिसको नहीं समझ में आया हो, बार बार बोलता हूँ कमेंट करो, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उस तरह से मैं क्या बोलते हैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा आपको समझाने में, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो हो ना वो फ्री मिले, आपको ज्यादा पैसे ना भरने पड़े। ठीक है, भले वो कैसी है, आपको क्वालिटी देखने पड़ेगी कंटेंट की, लेकिन वो तभी बेटर हो पाएगी, क्योंकि मेरा जो इंटेंट है कंटेंट बनाने का वो यही है कि आपको थोड़ा फ्री मिले। ठीक है, सब कुछ।
चलो अभी ज्योग्राफी, अभी इस सब में इतनी मेहनत लगती है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो क्या नहीं समझ में आया। अब आज मैंने देखा है कोरियोलिस फोर्स हमने समझा, ठीक है, प्रेशर का डिफरेंस समझा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, प्रेशर बेल्ट्स पढ़े, थर्मली इंड्यूस्ड और डायनामिकली इंड्यूस्ड, विंड्स पढ़ी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और लोकल विंड्स, विंड्स कैसे चलती हैं वो समझा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आइसोबार्स समझे क्या होते हैं, ठीक है, आईटीसीजेड समझा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, डोल्ड्रम्स क्या होते हैं ये समझा, सदर्न हेमिस्फीयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s क्या होती हैं, फैक्टर्स समझे, वेलोसिटी और डायरेक्शन को जो अफेक्ट करते हैं विंड के, जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, पैरेलल होती है आइसोबार के, लोकल विंड्स, लू चल गई भाई इंडिया पाकिस्तान में लोकल है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या हुआ, रात को ठंडी ठंडी अगर आप हवा फील करो इस समय तो समझना लैंड ब्रीज चल रही है। आगे साइक्लोन देखे भाई, बवंडर क्या होते हैं, डिफरेंस समझा, ट्रॉपिकल क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या होता है, एंटी साइक्लोन समझा क्या होता है, आइडल कंडीशन समझी भाई, डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन देखे, कहाँ क्या बोला जाता है, ओशंस के करंट देखे हमने, वार्म करंट कैसे बनी, कोल्ड करंट कैसे बनी, रीजन समझे कि करंट बने ही क्यों, अटलांटिक ओशन में पूरा ड्रॉ करके मैंने समझाया, देखो यार बताओ क्या मेहनत है, पैसिफिक ओशन में समझाया भाई, इंडियन में क्यों नहीं, इंडियन में भैया इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगले लेक्चर से तब समझेंगे, ठीक है, डेजर्ट कैसे फॉर्म हुए, बेस्ट फिशिंग जोन, फिशिंग जोन क्या होते हैं, फिशिंग जोन मैंने आपको बता दिया जहां पर आपकी कोल्ड करंट नहीं बनेगा शायद नहीं, वार्म करंट आपकी मिल जाएगी, वहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा फिशिंग जोन बन जाएंगे, सिंपल। कहाँ कहाँ होता है ये एक तो आपका कनाडा में होता है, न्यू फाउंडलैंड, और आपका जापान में होता है। आगे आ जाओ, आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी देखो यार, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो, आंसर दो। आज बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। Which of the following statement regarding tropical cyclone is correct? बताइए। These storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except the South Atlantic and Eastern South Pacific Ocean. सही है क्या? बोल रहा है समर में बनेगा, ऑटम में बनेगा, ट्रॉपिकल ओशन में तो बनेगा ही, साउथ अटलांटिक में और साउथ पैसिफिक में एकदम सही बात है। वहीं पर तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, वहीं पर तो गर्म जलधाराएं ऊपर जाएंगी। अरे ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर्स इन नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशंस आर नोन एज टाइफून्स। टाइफून्स? अरे नहीं, टाइफून्स तो चाइना में। गलत बात, गलत बात। थर्ड, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन इंडियन साउथ पैसिफिक ओशन कॉल्ड साइक्लोन। हाँ सही बात, सही बात, 1 एंड 3 सही बात। ठीक है आगे आ जाओ। एनडीए 1 2024 का क्वेश्चन था, आगे आ जाओ। एनडीए 1 2024 का एक और क्वेश्चन देखो। Which of the following is cyclones and anticyclone is correct? In the northern hemisphere, cyclone rotate counterclockwise. एकदम सही बात। एंटी साइक्लोन रोटेट्स क्लॉकवाइज, सही है। साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी एंड रेनी वेदर, बात तो सही है। एंटी साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर, ये भी सही बात है। फेयर वेदर क्यों? अरे हवा बाहर जा रही है एंटी साइक्लोन में हवा अंदर आ रही है तो कैसे बनेगा। और हाँ, साइक्लोन में आपके जो बादल बनते हैं कौन से होते हैं बाबू जरा बताना, मैंने क्लाउड्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, क्यूमिलो क्यूमिलो निम्बस, क्यूमिलो निम्बस क्लाउड्स, ठीक है।
क्यूमुलोनिम्बस, है ना। एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है इनका, है ना। एनुअल टॉप होता है, मतलब चौड़ा टॉप होता है, इस तरह के होते हैं ना, ऐसे, और झमाझम बारिश करते हैं। इन द सदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज बिकॉज पोलर फोर्स एक्ट लेफ्ट, सही बात है, सदर्न में लेफ्ट घुमा देगा। 1 2 3 सही। मैच लिस्ट, चलो भाई फटाफट क्वेश्चन करो। एनडीए 2024 का है, बताओ भाई। अरे हरिकेन कहाँ बोलोगे, यूएस में बोलोगे ना। विली विली कहाँ बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया में बोलोगे ना। बस, बी का 3, ए का 4, सी बैकवर्ड कहाँ बोलोगे, फिलीपींस में। टाइफून कहाँ, चाइना में। सबसे सही बात, आगे आ जाओ। ओशन करेंट्स डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स, गायर्स क्या होते हैं, आ जाओ। ये जो ये है ना, ये गोल गोल बन गया, ये जो जब गोल गोल एरिया बनता है ना, इसको बोलते हैं हम गायर्स। और यही वाला जो रीजन है यहाँ पे, गोल गोल नहीं, मतलब ये जो रीजन है गल्फ स्ट्रीम और कैनरी के बीच का गोल रीजन, ये है हमारा क्या, सरोगेसोसी, सरोगेसोसी है ये, ठीक है। सरोगेसोसी उतना नहीं पूछता, गायर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओशंस currents are dominated by huge surface gyres that are driven by the global surface wind pattern, सही बात है क्या। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड, है कोल्ड वाटर या वार्म वाटर, रॉन्ग, सही। फिर लाइट चली गई, पहला करेक्ट है, दूसरा फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ठीक, सी है आपका। इक्वेटोरियल करंट्स जो होती हैं वो वार्म वाटर को मूव करती हैं, कोल्ड वाटर को मूव नहीं करती। Which one among following statement reference Benguela current is not correct, मैंने कहा था ना बेंगुला से सवाल आते हैं आपके। It influence climate of the northwest of North Africa, बोलो। नॉट करेक्ट, नॉर्थ अफ्रीका नहीं भाई, साउथ अफ्रीका, ठीक है, सही। साउथ अफ्रीका इंटेलिजेंस कोल्ड करंट, सही है। And the following head cells are key to understand the wind pattern, सबसे सही। Head cells are formed because of equator is heated more strongly by the sun, सब सही है, सही। पहला करेक्ट है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है पहले का। हाउ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, आपको ऐसे सटासट नहीं करना भाई, आपको नहीं करना ऐसे, आपको रोकना है और फिर उसके बाद आंसर करना है। स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट वेदर मैप, क्लोजली स्प्लिट्स आइसोबार, भाई क्लोजली होंगे आइसोबार, यहाँ 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 अलग अलग, कहीं हाई प्रेशर है, कहीं लो प्रेशर है, जैसे लो प्रेशर है फिर हाई प्रेशर है, हवा चलेगी ना, ऐसे चलेगी ना हवा, उल्टी सीधी कहीं पर भी भागेगी, तभी तो आपकी स्ट्रॉन्ग विंड चलेंगी। तो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार में आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सही है। कोरियोलिस इफेक्ट लार्जेस्ट इक्वेटर पर होता है क्या, जीरो, नो। कैप्रिकॉर्न टॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है क्या, हाँ इक्वेटर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन पोल्स पर हमारे मैक्सिमम होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो भैया ये थे क्वेश्चंस, तो थैंक यू और सबको जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करो यार, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार इन सब में, ठीक है। हमारा फिजिकल खत्म हो गया है, अब इंडियन चालू होगा, ज्योग्राफी का पूरा कोर्स करा दूंगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना भाई, वहीं पर मिलेंगे आपको नोट्स भी और इसके बाद की पीडीएफ, जो भी रट्टा मारने का सामान है सब टेलीग्राम से उठा लो, यहाँ से लिंक से कर लो, ये लो, लिंक टाइप करना हो, क्यूआर कोड लेना हो, सब ले लो, प्लेलिस्ट देख लो, समझे, प्लेलिस्ट देख लो डाल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लो डाल रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइन करो चैनल को, चलो जय हिंद।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।